भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1870 के दशक तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद अब इतना बल और गति अर्जित कर चुका है कि वो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके। दिसंबर 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली संगठित अभिव्यक्ति हुई, लेकिन इसके पहले भी अनेक राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। इन संगठनों का विवरण निम्नवत दिया गया है। तो हम देखें कलकत्ता माफ़ कीजिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं एवं संगठन। इसमें सबसे पहला कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा यह स्थापित किया गया था। स्थापना वर्ष 1823 और यह स्थान कलकत्ता में। इसी प्रकार से बंग भाषा प्रकाशक सभा राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा 1836 के कलकत्ता में, ठीक है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन द्वारिकानाथ टैगोर व अन्य के द्वारा 1838 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852 ईस्वी में बम्बई में। लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था 1865 ईस्वी में लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, यानी कि जी.बी. जोशी इनको जो है मैंने पढ़ते हैं कभी कभी, तो गणेश वासुदेव जोशी 1870 ईस्वी में बम्बई में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन 1870 ईस्वी में कलकत्ता में। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी कलकत्ता में। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन आनंद मोहन बोस 1875 ईस्वी में कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस 1876 ईस्वी के कलकत्ता में। मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, ठीक है, 1884 ईस्वी में मद्रास में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग और काशीनाथ त्रयंबक 1885 ईस्वी में बम्बई में। नोट में देखें तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना 1868 में केशव चंद्र सेन ने की थी। यद्यपि उपरोक्त सभी संस्थाएं राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही थी, तथापि इनका क्षेत्र और कार्यकलाप बहुत सीमित था। ये संगठन अधिकतर स्थानीय प्रश्नों को उठाते थे तथा इनकी जो सदस्यता और नेतृत्व एक शहर या एक प्रांत के थोड़े से लोगों तक सीमित थी। चूँकि भारतीय राष्ट्रवादी विदेशी शासन के खिलाफ राजनीतिक एकता की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, अतः उन्होंने एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना पर बल देने का प्रयास किया। इस पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विस्तार पूर्वक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम नामक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। उन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का दौरा करने के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित करने की घोषणा की, किंतु पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इसका जो आयोजन है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की तथा इसके महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस की स्थापना से को लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न मत प्रचलित थे। इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहला सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय द्वारा अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया गया।
इनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई है। सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का अर्थ है कि भारत में कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण करना जो विदेशी शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष की लहर को रोक सके। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, इस सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य एवं अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, किंतु तार्किक विश्लेषण करने से सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की सीमाएं स्पष्ट हो जाती है। सर्वप्रथम सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि ह्यूम और वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह पर कार्य नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर डफरिन का कांग्रेस के प्रति जो रवैया था वो असहिष्णु था। ठीक है, तो ये था, तो पहला तो ये था कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। दूसरा तड़ित चालक सिद्धांत। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में तड़ित चालक सिद्धांत का प्रतिपादन गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेज को आधार बनाकर किया गया। इसके अनुसार भारतीय बुद्धिजीवियों ने ह्यूम का उपयोग भारतीय हितों के लिए किया, न कि ह्यूम ने भारतीय नेताओं का प्रयोग ब्रिटिश हितों के लिए किया। ठीक है, ध्यातव्य है कि अंग्रेजी सरकार भारतीय नेतृत्व में कांग्रेस जैसी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना को संदेह की दृष्टि से देखती और इसे सरकारी नीतियों का शिकार होना पड़ता, किंतु एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा इस संस्था की स्थापना के परिणाम स्वरूप यह सरकार के कुपभाजन का शिकार होने से बच गई। ठीक है, अब है कि भारतीय अभिजात्य वर्ग की आकांक्षाओं का मूर्त रूप। ठीक है, तो ये भी तर्क दिया जाता है। तो एक तो हमने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत पढ़ा, दूसरा तड़ित चालक का सिद्धांत पढ़ा। अब ये है कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि भारतीय अभिजात्य वर्ग की आकांक्षाओं का मूर्त रूप है यह कांग्रेस। इस विचारधारा के समर्थकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिजात्यवादी चरित्र को उजागर किया तथा इसे नौकरी के भूखे, सत्ता लोलुप, कुंठित एवं निराश व्यक्तियों का आंदोलन कहा, जिनका उद्देश्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कांग्रेस का उपयोग साधन के रूप में करना था। किंतु इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं हैं। यद्यपि ये तथ्य किसी विशेष मामलों के संबंध में सही हो सकता है, किंतु देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक नवीन वैचारिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाले व्यक्तित्वों का सामान्यीकरण करना न केवल गलत है बल्कि उस पवित्र भावना की भी उपेक्षा है जिसने लाखों करोड़ों लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देखते हैं कि अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता। तो 1800 अब आवश्यकता ही क्यों पड़ी इस तरह की संस्था की, तो इसके कारण हम देखें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह तथा 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगा के पश्चात ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठित विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही शिक्षित मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगा था तथा अपनी मांगों को सरकार तथा जनता के पास पहुंचाने के लिए संस्थाओं का निर्माण करने लगा था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कालांतर में इस राजनीतिक चेतना के प्रस्फुटन से देश के भिन्न भिन्न भागों में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। इसी श्रृंखला की चरम परिणति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में हुई। इन सभी कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की स्थापना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया थी और भारत में विकसित होते राष्ट्रवाद से जुड़ी थी, जिसकी शुरुआत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से हुई। प्रारंभ में कांग्रेस ने बड़ी ही सावधानी से अपनी योजना को आगे बढ़ाया ताकि भविष्य में यह आंदोलन वयस्क होकर ब्रिटिश सत्ता को भारत से बाहर कर सके। तो आप देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि यदि अंग्रेजों ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया तो इससे बेहतर यह मानना होगा कि राष्ट्रवादियों ने ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में उपयोग किया। ठीक है, दूसरा, सर सैयद अहमद खान के शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। तो अब देखें कि कांग्रेस की स्थापना के वास्तविक उद्देश्य क्या थे। तो ये देखें कि देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच
मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। दूसरा है कि जाति, धर्म तथा प्रांतीय विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ठीक है। इसके बाद जनप्रिय मांगों को निरूपित कर उन्हें सरकार के सामने रखना। अगला कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना। भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करना। और देखिए, अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को खत्म करके भारत और ब्रिटेन के संबंधों को घनिष्ठ बनाना। तो ये सभी कांग्रेस की स्थापना के वास्तविक उद्देश्य है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अध्याय है, इसे 2 बार 4 बार देखें और इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं संभवतः उसको लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।